दो युग्म प्रेरक L1, L2 का मान क्रमशः 0.4 एवं 0.9 है और कपलिंग फैक्टर का मान 0.1 है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान देखिए, हम जानते हैं L बराबर होता है M बटा के करड़ी में L1 L2, तो यहाँ से M बराबर आ जाएगा 0.06 हेनरी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा बाएं हाथ के नियम से दिया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए तो अंगूठा लगने वाले बल को, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर मोटर आधारित है। देखिए करंट, देखिए मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये अंगूठा दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। देखिए यहाँ पे N, यहाँ पे S। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम पर जनरेटर आधारित है। इस नियम के अनुसार हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में पैदा होने वाले विद्युतवाहक बल की दिशा ज्ञात करते हैं। यदि दाएं हाथ की प्रथम दो अंगुलियां तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा चालक के गति की दिशा एवं पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे, तो मध्यम उंगली उस चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करेगी। देखिए जैसे करंट, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट जो कि दिखाया गया है इसके समांतर संगत। और देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण की नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट नियम, जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, या जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं या फ्लक्स को काटता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। द्वितीय नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। E बराबर φ2 माइनस φ1 बटे के डेल्टा टी। यहाँ E प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान φ2 माइनस φ1 चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तथा डेल्टा टी अल्प समय है। E बराबर N डेल्टा फाई बटा के डेल्टा टी। और देखिए लेंज लॉ, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है, अर्थात E बराबर माइनस N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इस नियम का प्रयोग प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। क्यूरी टेम्परेचर वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है उसे क्यूरी ताप कहते हैं। एफई का 770 अंश सेल्सियस, एनआई का 354 अंश सेल्सियस, कोबाल्ट का 1115 अंश सेल्सियस, फेराइट का 450 अंश सेल्सियस, अलनीको का 850 अंश सेल्सियस। एम्पियर्स लॉ, ओवरहेड लाइनों में गुजरने वाली धारा की दिशा ज्ञात करने हेतु इस नियम का प्रयोग किया जाता है। एक चुंबकीय सुई धारा ले जा रहे चालक के नीचे ले जाएं और स्वयं यह कल्पना करें कि आप चालक के ऊपर तैर रहे हैं। यदि सुई के N ध्रुव की दिशा आपके बाएं हाथ की ओर हुई
तो यह मानना पड़ेगा कि धारा की दिशा आपके पैरों से आपके सिर की तरफ बह रही है। यह नियम वैज्ञानिक एम्पीयर द्वारा सिद्ध किया गया था, अतः इसका नाम एम्पीयर नियम रखा गया। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड, राइट हैंड करंट देखिए, एन, अब देखिए यस, कंपास निडल, सोलेनाइड, इंसुलेटेड तार को गोल आकार में बहुत से टर्न दे दिए जाए तो ये सोलेनाइड कहलाता है। यह भी कॉइल का रूप होता है। इसकी लंबाई इसके व्यास से अधिक होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, सोलेनाइड, एन एस। अब देखिए सोलेनाइड का चुंबकीय क्षेत्रफल, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनाइड, एक एल मीटर लंबाई वाले सीधे सोलेनाइड द्वारा उत्पन्न की गई चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति इसमें से गुजरने वाली धारा के मान और उसमें लगाए गए टर्नों के समानुपाती होती है। यदि एक सोलेनॉइड के टर्नों की संख्या कैपिटल एन व धारा आई प्रवाहित हो रही हो तो चुंबकीय क्षेत्र एच बराबर एन आई बटे के एल एम्पियर टर्न पर मीटर। आई सोलेनॉइड में बहने वाली धारा, एन सोलेनॉइड के टर्न, एच चुंबकीय क्षेत्रफल एम्पियर पर मीटर में या न्यूटन पर वेबर इकाई होती है। सोलेनॉइड में यदि चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े रख दिया जाए तो चुंबकीय लाइनों की संख्या प्रति वर्ग मीटर बहुत बढ़ जाएगी। तात्पर्य यह है कि प्रति वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की चुंबकीय कोर वाले सोलेनॉइड की बल रेखाएं प्रति वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की एक वायु कोर कॉइल की अपेक्षा संख्या में बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। यदि लोहे को चुंबकीय बल एच की प्रत्येक मान द्वारा चुंबकीय बनाया जाए तो उसमें बढ़ी हुई चुंबकीय बल रेखाओं का मान प्रति वर्ग मीटर बी हो तो बी बटे एच बराबर म्यू होता है। म्यू परमियाबिलिटी है। हेलिक्स नियम, हेलिक्स के नियम के अनुसार दाएं हाथ में सोलेनॉइड को इस तरह पकड़े कि दाएं हाथ की अंगुलियां धारा की दिशा में रहे। इस स्थिति में अंगूठा सोलेनॉइड में जिस ओर होगा वह उत्तर ध्रुव कहलाएगा, वह दूसरा सोलेनॉइड सिरा दक्षिण ध्रुव कहलाएगा। देखिए यहाँ पे पकड़ा हुआ है करंट फील्ड नॉर्थ साउथ दाएं हाथ से। अब देखिए इंड नियम, सोलेनॉइड के जिस सिरे को देख रहे हो उसमें धारा की दिशा घड़ियों के सुई के घूमने की दिशा क्लॉकवाइज में हो तो वह सिरा सोलेनॉइड का दक्षिण ध्रुव कहलाएगा, वह विपरीत सिरा उत्तर ध्रुव कहलाएगा। यही इंड नियम कहलाता है। इसे सिरे का नियम भी कहा जाता है। इंड नियम देखिए एंटी क्लॉकवाइज, देखिए नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज देखिए साउथ पोल। देखिए विद्युत परिपथ व चुंबकीय परिपथ की समानता। इलेक्ट्रिकल सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट देखिए मैग्नेटिक सर्किट इस प्रकार आई करंट, आई फ्लक्स, एमएमएफ धारा बराबर ईएमएफ बटा के प्रतिरोध, चुंबकीय फ्लक्स बराबर एमएमएफ बटा के रिलक्टेंस।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक मोटिव फोर्स धारा I बराबर V बटा के R। इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैग्नेटिक सर्किट में फाई बराबर MMF बटा के S। धारा घनत्व इलेक्ट्रिकल सर्किट में J बराबर I बटा के A। देखिए फ्लक्स घनत्व मैग्नेटिक सर्किट में B बराबर फाई बटा के A वेबर पर मीटर स्क्वायर। प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल सर्किट में R बराबर रो L बटे के A। तो देखिए मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस S बराबर L बटा के म्यू इंटू A। L बटा के S बराबर म्यू एक बटा L बटा के म्यू इंटू A। देखिए इसमें रो की जगह पर एक बटा म्यू बन जाता है। कंडक्टेंस एक बटा के प्रतिरोध, चुंबकशीलता एक बटा के रिलक्टेंस, प्रतिरोधकता रो बराबर एक बटा के सिग्मा, रिलेक्टिविटी एक बटा के म्यू। अब देखिए चालकता कंडक्टेंस का मात्रक ओम सीमेंस, परमियंस का मात्रक एक बटा के एस हेनरी। देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में केसीएल केवीएल लागू होता है। मैग्नेटिक सर्किट में केसीएल व केवीएल लागू होते हैं। इलेक्ट्रिकल धारा प्रवाह का मार्ग वैद्युत परिपथ कहलाता है। फ्लक्स संचरण का मार्ग चुंबकीय परिपथ कहलाता है। मैग्नेटिक सर्किट में इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखिए श्रेणी समांतर संयोजन के नियम लागू होते हैं। इसमें भी श्रेणी समांतर के नियम लागू होते हैं। जैसे इसमें R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो मैग्नेटिक सर्किट में S सीरीज बराबर S1 प्लस S2। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। देखिए धारा प्रवाहित होती है, मैग्नेटिक में फ्लक्स प्रवाहित नहीं होती, उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा प्रवाहित होती है, जबकि मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स प्रवाहित नहीं होता, उत्पन्न होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में वैद्युत परिपथ में धारा को अवरुद्ध करने हेतु कुचालक उपलब्ध होता है। मैग्नेटिक सर्किट में चुंबकीय कुचालक पदार्थ का अभाव है। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा बनाए रखने हेतु ऊर्जा अति आवश्यक है। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स उत्पन्न करने हेतु ऊर्जा आवश्यक है, अपितु बनाए रखने हेतु नहीं। इलेक्ट्रिक सर्किट वैद्युत फ्लक्स लाइन बंद नहीं होती है। देखिए जो मैग्नेटिक सर्किट है, चुंबकीय फ्लक्स लाइन बंद होती है इसमें। इलेक्ट्रिक में देखिए वैद्युत परिपथ में पावर लॉस I स्क्वायर R होता है। देखिए मैग्नेटिक सर्किट इसमें शक्ति लॉस नहीं होती है। यह 1/2 L इंटू I स्क्वायर के रूप में ऊर्जा संचित करता है। इलेक्ट्रिकल इसमें EMF हटा दिया जाए तो धारा शून्य हो जाएगी। अब देखिए मैग्नेटिक इसमें EMF हटा दिया जाए तो फ्लक्स धारण क्षमता देखिए रिलेक्टिविटी के कारण मौजूद रहता है। रिलेक्टिविटी के कारण मौजूद रहता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड EMF। डायनामिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यांत्रिक गति के कारण जो EMF उत्पन्न होता है वह डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF कहलाता है। इसमें चालक या चुंबकीय फ्लक्स को चलाकर सापेक्षिक गति उत्पन्न की जाती है। इसी कारण से चुंबकीय बल रेखाएं कॉइल के चालकों को काटकर फैराडे के नियमानुसार EMF उत्पन्न कराती हैं। जैसे EMF बराबर BLV sin थीटा। B फ्लक्स घनत्व L, चालक की लंबाई V, चालक की गति मीटर पर सेकंड में,
साइन थीटा वह कोण है जिस पर चालक चुंबकीय फ्लक्स को काटता है। बी स्टैटिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो ईएमएफ चालक की आंतरिक गति के बिना चुंबकीय फ्लक्स के बदलते प्रभाव से अस्तित्व में आ जाती है, उसे स्टैटिकली ईएमएफ कहते हैं। फ्लक्स की मात्रा कम या अधिक करके ईएमएफ को बदला जा सकता है। ट्रांसफार्मर की कॉइल में इसी प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न होता है। हिस्टेरेसिस, किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय बल H प्रति फ्लक्स घनत्व B के पिछड़ जाने के गुण को चुंबकीय हिस्टेरेसिस कहते हैं। हिस्टेरेसिस का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे रह जाना, टू लैग बिहाइंड इट। हिस्टेरेसिस वक्र एवं BH वक्र, ऐसा वक्र जो B व H के बीच के संबंधों की व्याख्या करता है, उसे हिस्टेरेसिस वक्र कहते हैं। देखिए, हिस्टेरेसिस वक्र, ए पॉइंट जिसे सैचुरेशन पॉइंट बोला जाता है, नॉर्मल मैग्नेटाइजेशन कर्व, बी बराबर देखिए 5/K, देखिए ये देखिए रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, बी नॉट बराबर 0, बी बराबर BR1, देखिए -H, कोरोसिविटी HC, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन देखिए R2 -B प्लस H के शून्य होने पर भी B शून्य के बराबर नहीं होता है, बल्कि BR के बचे रहने को रेटेंटिविटी कहते हैं। यह अपशिष्ट चुंबकत्व होता है। H के जिस मान पर BR का मान शून्य होता है, यानी B बराबर शून्य हो जाए, उसे कोरोसिविटी कहते हैं। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को समाप्त करने में लगी शक्ति को कोरेसिव फोर्स कहते हैं। अब देखिए हिस्टेरेसिस लॉस, चुंबकीय पदार्थ में प्रत्यावर्ती फ्लक्स के प्रभाव से बार बार चुंबकित एवं विचुंबकित होने से उत्पन्न हानि को हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। यह ऊष्मा के रूप में विकसित होती है। pH बराबर KH इंटू BM की पावर 1.6 इंटू F इंटू V। इसको याद रखने का ट्रिक, कब क से KH, अब ब से BM की पावर 1.6, IF फ से F, V से V। यहाँ pH शैथिल्य हानि, BM अधिकतम फ्लक्स घनत्व वेबर पर मीटर स्क्वायर, V लौह क्रूड का आयतन, KH हिस्टेरेसिस कांस्टेंट। अतः pH प्रोपोर्शनल BM, pH प्रोपोर्शनल F, pH प्रोपोर्शनल V। हिस्टेरेसिस के कारण ऊर्जा में क्षति होती है, जो लोहे में ताप के रूप में प्रकट होती है। मशीनें इस हानि से गर्म हो जाती हैं तथा उनकी एफिशिएंसी घट जाती है। हिस्टेरेसिस लूप का रूप लोहे की प्रकृति पर निर्भर करता है। रिडक्शन ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस, यह शक्ति हानि हिस्टेरेसिस लॉस के सूत्र से स्पष्ट है कि पदार्थ का हिस्टेरेसिस स्थिरांक फ्रीक्वेंसी, अधिकतम फ्लक्स डेंसिटी तथा चुंबकीय पदार्थ के आयतन के समानुपाती होता है। दूसरा, हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए कम हिस्टेरेसिस स्थिरांक वाला पदार्थ काम में लिया जाता है। सिलिकॉन स्टील का हिस्टेरेसिस स्थिरांक 0.001 है, यह सबसे कम होता है। सिलिकॉन स्टील 3% सिलिकॉन मिलाकर मिश्रित धातु सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड कोर विद्युत मीटरों, अल्टरनेटरों, ट्रांसफार्मरों में काम में लेते हैं। देखिए BH कर्व, अस्थायी चुंबक हेतु हिस्टेरेसिस कर्व चौड़ी होती है एवं हिस्टेरेसिस लॉस
जो होता है एरिया ऑफ कर्व के अनुपाती होता है, तो इसमें हानि अधिक होती है। जबकि अस्थायी चुंबक हेतु हिस्टैरिसीस कर्व पतली नैरो होता है, अतः इसमें लॉस कम होता है। जैसे देखिए, अब देखिए हिस्टैरिसीस सैचुरेशन पॉइंट सिलिकॉन स्टील 0.001, माइल्ड स्टील 0.003, राट आयरन 0.004, एनिल्ड कास्ट स्टील 0.008, माइल्ड स्टील 0.009, हाई कार्बन स्टील 0.012। ईडी करंट चुंबकीय परिपथ में विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने पर धारा का प्रवाह डिस्क या क्रोड में होने लगता है। इस धारा की आकृति भंवर की तरह होती है, तो इसे ईडी करंट कहते हैं। ईडी करंट के कारण परिपथ में होने वाली हानि को ईडी करंट लॉस कहते हैं। यह ऊष्मा के रूप में परिपथ में मौजूद होती है। पीई बराबर कब फटबा, मतलब के ई बी एम का स्क्वायर, जब का स्क्वायर टी का स्क्वायर भी वाट। पीई भंवर धारा हानि, एफ आवृत्ति, स्मॉल टी लोहे की पत्ती, भी क्रूड का आयतन, के ईडी करंट कांस्टेंट। इसे कम करने के लिए पटलित क्रूड का प्रयोग किया जाता है एवं उस पर पतला लेमिनेशन किया जाता है। एडी करंट के लाभ, इसके कारण किसी पदार्थ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हो जाती है। इस आधार पर इंडक्शन भट्ठी बनाई जाती है। मापक उपकरणों जैसे ऊर्जा मीटर में डैम्पिंग की जाती है। इसका उपयोग स्वचालित स्टार्टरों में किया जाता है। एडी करंट की हानियाँ, डिसएडवांटेज ऑफ एडी करंट। ट्रांसफार्मर में कोर का तापमान बढ़ने से ऊर्जा की हानि होती है। एडी करंट मीटर के रोटर तथा स्टेटरों में ताप उत्पन्न होने से दक्षता घटता है। यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब कॉइल को सप्लाई दी जाती है तो यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो लोहे की कोर को भी चुंबकित कर देता है, जिससे लौह कोर वाइंडिंग की ओर आकर्षित होती है और पृथक हो जाती है। वह जब स्विच को बंद चालू करते हैं तो पुनः लौह कोर खींचती व दूर हटती है। इलेक्ट्रिक बेल, यह विद्युत चुंबक का अधिक प्रचलित रूप है। इसमें बोबिन के ऊपर सुपर इनेमल तार की टर्न देकर विद्युत चुंबक का कार्य लिया जाता है। सर्किट ब्रेकर, विद्युत चुंबक का प्रयोग परिपथ को जोड़ने के लिए किया जाता है। क्रेन, वजन उठाने के लिए क्रेन में विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। रिले, रिले जो विद्युत उपकरणों में परिपथ में कई जगह काम आती है, इसमें विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। प्लंजर, सोलेनॉइड का प्रयोग करके परिपथ को नियंत्रित किया जाता है। इससे बजर भी बनाए जाते हैं। ट्यूबलाइट, फ्लोरोसेंट ट्यूब में चौक काम में ली जाती है। ये चौक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यह स्व प्रेरण पर कार्य करती है। फिर देखिए लॉ एंड यूज। एम्पियर का नियम, ओवरहेड लाइन में धारा की दिशा ज्ञात करने में। कार्क स्क्रू नियम, चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में। दाएं हाथ के अंगूठा चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में। एंड नियम, विद्युत चुंबक के ध्रुव ज्ञात करने हेतु। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने में। लेंज का नियम, चुंबकीय क्षेत्र में घूमती डिस्क आदि में
ईडी करंट आदि की दिशा ज्ञात करने के लिए। एक सोलेनॉइड 60 टर्न देकर 30 सेंटीमीटर लंबा बनाया गया है। इसमें धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2200 एम्पीयर टर्न प्रति मीटर का चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रेंथ का क्षेत्र स्थापित करेगा। टर्न सोलेनॉइड का N बराबर 60, सोलेनॉइड की लंबाई 30 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 30/100.3 मीटर लंबाई टर्न। फील्ड स्ट्रेंथ H बराबर होता है NI/L। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा HL/N, यानी 2200 गुणे के 3/60,000, 1.1 एम्पियर टर्न। पदार्थों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टर। चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से बढ़ता है एवं घटने से घटता है, अतः इसका प्रतिरोध ताप गुणांक पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। मिश्र धातु एल्लॉय का प्रतिरोध भी ताप बढ़ने से बढ़ता है, परंतु चालक की अपेक्षा कम वृद्धि होती है, अतः इसका भी प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक पीटीसी होता है। उच्च प्रतिरोध की मिश्र धातुएं जैसे मैंगनीज, यूरेका, नाइक्रोम आदि में अधिकतम ताप वृद्धि के बाद भी प्रतिरोध में लगभग नगण्य वृद्धि होती है, अर्थात प्रतिरोध ताप गुणांक शून्य होता है। विद्युत रोधी पदार्थों तथा अर्धचालक पदार्थों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने से घटता है, अतः इसका प्रतिरोध ताप गुणांक एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। किसी पदार्थ का तापमान 0 अंश सेल्सियस से 1 अंश सेल्सियस तक बढ़ाने पर उसके प्रति इकाई प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे पदार्थ का 0 अंश सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। यदि किसी चालक का 0 अंश सेल्सियस पर प्रतिरोध R0 किसी पदार्थ का तापमान 0 अंश सेल्सियस से 1 अंश सेल्सियस तक बढ़ाने पर उसके प्रति इकाई प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे पदार्थ का 0 अंश सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। यदि किसी चालक का 0 अंश सेल्सियस पर प्रतिरोध R0 है तथा T अंश सेल्सियस पर प्रतिरोध RT है, तो चालक में ताप वृद्धि के कारण प्रतिरोध वृद्धि डेल्टा R बराबर RT माइनस R0 होगी। यह निम्न फैक्टर पर निर्भर करता है। पहला, प्रतिरोध में वृद्धि चालक के मूल प्रतिरोध पर निर्भर करती है, RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल R0। प्रतिरोध में वृद्धि चालक के तापमान में वृद्धि पर निर्भर करती है, RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल T। प्रतिरोध में वृद्धि चालक के भौतिक गुणों पर निर्भर करती है, RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल R0T। RT माइनस R0 बराबर अल्फा R0T। RT बराबर R0 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा T। यहाँ अल्फा स्थिरांक है जो चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक है, इसका मात्रक प्रति अंश सेल्सियस होता है। अल्फा बराबर RT माइनस R0 बटे के R0T। यदि किसी चालक या पदार्थ का T1 अंश सेल्सियस तापमान पर प्रतिरोध R1 वह प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा 1 हो, तो चालक या पदार्थ का तापमान T2 अंश सेल्सियस बढ़ाने पर प्रतिरोध R2 बराबर R1 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा 1 कोष्टक में T2 माइनस T1 कोष्टक बंद होगा। यदि किसी पदार्थ का T1 अंश सेल्सियस पर प्रतिरोध R1 व T2 अंश सेल्सियस पर प्रतिरोध R2 एवं 0 अंश सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा 0 हो, तो पदार्थ के प्रतिरोधों में संबंध R2 बटे के R1 बराबर 1 प्लस अल्फा 0 T2 बटा के 1 प्लस अल्फा 0 T1।
R2 बराबर R1 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा जीरो कोष्टक में T2 माइनस T1 कोष्टक बंद। अल्फा जीरो का मान सामान्यतः बहुत कम होता है, अतः अल्फा जीरो स्क्वायर वाले पद को छोड़ दिया जाता है। यदि किसी पदार्थ का 01 सेल्सियस तापमान पर प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा जीरो हो तो T1 सेल्सियस बढ़ाने पर प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा टी बराबर अल्फा जीरो बटा के 1 प्लस अल्फा जीरो टी होगा। यदि किसी पदार्थ का T1 सेल्सियस तापमान पर प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा 1 है तो तापमान T2 सेल्सियस बढ़ाने पर प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा 2 बराबर अल्फा 1 बटा के 1 प्लस अल्फा 1 कोष्टक में T2 माइनस T1 होगा। इसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक अलग अलग होता है। तांबा का 01 सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा जीरो का मान 0.00427 होता है। किसी चालक पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध ताप गुणांक का मान घटता है, अतः चालक पदार्थ का 01 सेल्सियस तापमान पर प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा जीरो अधिकतम होता है। अल्फा जीरो का मान चालक हेतु धनात्मक एवं विद्युत रोधी पदार्थ हेतु ऋणात्मक होता है। तापमान बढ़ाने से विशिष्ट प्रतिरोध के मान में भी परिवर्तन होता है। Pt बराबर पी जीरो कोष्टक में 1 प्लस अल्फा जीरो टी। लघु प्रतिरोध मापने हेतु विधि वोल्ट मीटर एम्पीयर मीटर विधि द्वारा। दूसरा, विभव मापी द्वारा। इस विधि में स्टैंडर्ड प्रतिरोध से तुलना करके निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। दूसरा, केल्विन डबल ब्रिज द्वारा। मध्य प्रतिरोध मापने हेतु वेस्टस्टोन विधि। दूसरा, सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि। तीसरा, एम्पीयर मीटर अथवा वोल्ट मीटर विधि। उच्च प्रतिरोध मापने हेतु उच्च प्रतिरोध मापने के लिए मैगर विधि का उपयोग किया जाता है। कार्बन प्रतिरोधों का रंग निर्धारण। प्रतिरोध पर प्रायः रंगीन पट्टियां बैंड होती है जिससे इसका मान ज्ञात किया जाता है। का भूला, ना पिहनी, बैसलेस, चासो। देखिए, एक खाना छोड़ के 1%, 2%, फिर दो खाना छोड़ के 0.5%, 0.25%, 0.1%, 0.05%, फिर एक खाना छोड़ के 20%, फिर 10%, 5%। यदि प्रतिरोध के रंग निर्धारण में प्रतिरोध पर 3 ही रंग हों और तीसरा रंग सिल्वर या गोल्ड हो तो सिल्वर या गोल्ड का टॉलरेंस न लिखकर उसके स्थान पर सिल्वर या गोल्ड का मल्टीप्लायर लिखते हैं, जैसे ग्रीन, रेड, गोल्ड। तो देखिए, ग्रीन रेड से 52 हो जाएगा और देखिए गोल्ड का टॉलरेंस होता है देखिए यहाँ पे गोल्ड का जो मल्टीप्लायर है 10⁻⁻1 है, तो यहाँ पे 10⁻⁻1 हो जाएगा 5.2 ओम। देखिए, लेफ्ट राइट, ए बैंड, बी बैंड, सी बैंड, डी बैंड। देखिए डिजिट को फिर मल्टीप्लायर को फिर टॉलरेंस को दिखा रहा है। आर बराबर ए बी गुणे के 10⁻C प्लस माइनस D%। ए प्रथम बैंड का कलर कोड, बी दूसरे बैंड का कलर कोड, सी तीसरे बैंड का कलर कोड, डी चौथे बैंड का टॉलरेंस। दिए गए चित्र से प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए।
देखिए, ए गोल्ड, बी येलो, सी रेड, डी ग्रे, ई वायलट। देखिए, 7 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, मल्टीप्लायर 10 के पावर 4, टॉलरेंस ±5%, यानी हो जाएगा आर का मान 782 गुणे के 10 के पावर 4 ±5%। दिए गए चित्र से प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल लगा। प्रतिरोध का आकार प्रतिरोध के वाट रेटिंग के समानुपाती होता है, चाहे प्रतिरोध का मान कुछ भी हो। जैसे निम्न में से कौन सा प्रतिरोध आकार में बड़ा होगा, तो यहाँ बी वाला आंसर सही होगा, क्योंकि इसका पावर रेटिंग 5 वाट है। इलेक्ट्रिक पावर किसी विद्युतीय उपकरण के कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। देखिए, P बराबर वी आई बराबर आई स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर बटे के आर। देखिए, P विद्युतीय शक्ति, आई विद्युत धारा, भी विभव, कैपिटल आर प्रतिरोध है। पावर का यूनिट वाट होता है, पावर का यूनिट वाट होता है, और जूल पर सेकंड को ही वाट कहते हैं। 1 एच बराबर 746 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1.34 HP। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहा है तब 1 HP को 746 वाट लेना चाहिए। यदि P समान क्षमता के n बल्ब श्रेणी में जुड़े हो तो उनके संयोजन द्वारा ली जाने वाली संपूर्ण पावर PS बराबर P बटा के n। यदि P समान क्षमता के n बल्ब समांतर में जुड़े हो तो उनके संयोजन द्वारा ली जाने वाली संपूर्ण पावर PP बराबर n इंटू P। यदि P समान क्षमता के n बल्ब श्रेणी में जुड़े हों और इनके संयोजन द्वारा ली जाने वाली संपूर्ण पावर P3 हो। अब यदि इन्हें समांतर में जोड़ दिया जाए और इनके संयोजन द्वारा ली जाने वाली संपूर्ण पावर PP हो जाए तो PS तथा PP में संबंध PS बराबर PP बटा के n स्क्वायर, अर्थात PP बराबर n स्क्वायर इंटू PS। यदि कई बल्ब श्रेणी में जुड़े हों तो जिस बल्ब की पावर रेटिंग कम होगी वह सबसे तेज चमकेगा, क्योंकि जिस बल्ब की पावर रेटिंग कम होगी उसका प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल 1/P ज़्यादा होगा, तथा श्रेणी में सभी बल्ब में धारा समान होने के कारण उस बल्ब में उत्पन्न शक्ति I स्क्वायर RT ज़्यादा होगी। यदि कई बल्ब समांतर में जुड़े हों तो जिस बल्ब की पावर रेटिंग ज़्यादा होगी वह सबसे तेज चमकेगा, क्योंकि जिस बल्ब की पावर रेटिंग ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल 1/P कम होगा, तथा समांतर में सभी बल्ब के क्रॉस वोल्टेज समान होने के कारण उस बल्ब में प्रवाहित धारा अधिकतम होगी, जिससे उस बल्ब में उत्पन्न शक्ति I स्क्वायर RT ज़्यादा होगी। कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन बल्ब। बल्ब का प्रतिरोध R बराबर V रेटेड का स्क्वायर बटे कि P रेटेड। यहाँ R बल्ब का प्रतिरोध है, बल्ब द्वारा खपत की गई शक्ति P बराबर I स्क्वायर R। इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल हीट बराबर पावर गुणे के टाइम, H बराबर I स्क्वायर RT जूल। यह एक अदिश राशि होता है, स्मॉल t समय है सेकंड में, इसे जूल का नियम भी करता है, अर्थात जूल। H बराबर I स्क्वायर RT, H बराबर I स्क्वायर RT बटे के 4.18 कैलोरी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा, व्यय, धारा तथा समय का गुणनफल होता है। इसका मात्रक किलोवाट घंटा होता है।
1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल या वाट सेकेंड। 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल या वाट सेकेंड। 1 किलोवाट घंटा बराबर 860 किलो कैलोरी। एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बराबर 1000 वाट घंटा। घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप किलोवाट घंटे में करते हैं, जिसे यूनिट भी कहते हैं। किलोवाट घंटे को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बीटीयू भी कहा जाता है। घरों में कुल खपत ऊर्जा की माप कुल शक्ति गुणे के कुल समय बटा के 1000। 30 दिन। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर प्रतिरोधों को मुख्यतः दो तरीकों से समूहित किया जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन, जब पहले प्रतिरोध का आखिरी सिरा दूसरे प्रतिरोध के आरंभिक सिरे से जुड़ा हो तो इसे श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। R1 V1 R2 V2 R3 V3। टोटल वोल्टेज V। I आपूर्ति धारा, V आपूर्ति वोल्टता। V1 बराबर I R1, V2 बराबर I R2, V3 बराबर I R3। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से देखिए हो जाएगा R इक्वलेंट बोले तो RAB बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान होता है, अर्थात श्रेणी में सभी प्रतिरोध से एक ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यही विद्युत धारा स्रोत धारा या आपूर्ति धारा I के समान होती है। श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान अलग अलग प्रतिरोध के परितः अलग अलग होता है। देखिए जब बहुत सारे प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध का मान उस दिए गए प्रतिरोध में से अधिकतम मान वाले प्रतिरोध से भी अधिक होता है। R मान वाले समान प्रतिरोध को n बार श्रेणी में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध n × R होगा। n प्रतिरोधों की संख्या कैपिटल R प्रतिरोध का मान ओम में। घरों में लगा सजावटी बल्ब, फ्यूज, डेकोरेटिव लाइट श्रेणी में जुड़े होते हैं। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब बहुत सारे प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ हो तथा दूसरा सिरा दूसरी तरफ एक साथ हो तो इस प्रकार के समूहन को समांतर क्रम समूहन कहा जाता है। R1 I1 R2 I2 R3 I3। देखिए I सप्लाई करंट, सप्लाई वोल्टेज V। देखिए आपूर्ति वोल्टेज I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। देखिए यहाँ पे I आपूर्ति धारा है। V बटे R बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। तो यहाँ से R इक्वलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है तथा धारा का मान अलग अलग होता है। समांतर क्रम में अलग अलग प्रतिरोध के परितः धारा का मान अलग अलग होता है, अर्थात आपूर्ति धारा का मान और प्रतिरोध की धारा का मान समान नहीं होता है। प्रतिरोध के समांतर संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान उन सभी प्रतिरोधों में से सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी कम होता है। समांतर संयोजन में जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है उससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान सबसे अधिक होता है। समांतर संयोजन में पावर जुड़ती है। यदि दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हो R1 R2, R इक्वलेंट बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। जब बहुत सारे समान प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों तो समतुल्य प्रतिरोध RAB बराबर प्रतिरोध का मान R बटा के प्रतिरोध की संख्या
जब तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर में जुड़े हों तो R इक्विवेलेंट R1 R2 R3 बटा के R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 1 ओम प्रतिरोध का मान 1.00049 ओम होता है। घरों में बल्ब, पंखे, टीवी इत्यादि सारे समांतर में लगे होते हैं। सड़कों पर बल्ब, स्ट्रीट लाइट, गलियों में लगे बल्ब सारे समांतर में जुड़े होते हैं। किसी भी बल्ब पर लिखे हुए वोल्टेज या करंट के मान से अधिक की आपूर्ति दी जाती है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। किसी भी बल्ब पर लिखे हुए वोल्टेज या करंट का मान आरएमएस में होता है। दिए गए आपूर्ति में आपूर्ति धारा ज्ञात कीजिए। 100 वाट 220 वोल्ट, Vs बराबर 200 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज। देखिए Vb 220, Pb 100। तो देखिए Pb बराबर होता है, हम जानते हैं Vb का स्क्वायर बटे Rb, अर्थात कि Rb का मान हो जाएगा 220 गुणे 220 बटा के 100 यानी 484 ओम। Vs बराबर I इंटू Rb, तो I बराबर हो जाएगा Vs बटा के Rb बोले 200 बटा के 484 यानी 0.41 एम्पियर। यदि किसी बल्ब का अंकित वोल्टेज व पावर दिया गया हो तो उस वोल्टेज और शक्ति से हम उस बल्ब का केवल प्रतिरोध एवं अंकित धारा ज्ञात कर सकते हैं, आपूर्ति धारा नहीं। आपूर्ति धारा ज्ञात करने के लिए हमें सप्लाई वोल्टेज एवं प्रतिरोध का मान ज्ञात करना पड़ेगा। दिए गए परिपथ में आपूर्ति धारा तथा बल्ब के द्वारा प्रदान की गई शक्ति ज्ञात करें। सवाल देखिए, यदि आपूर्ति सप्लाई वोल्टेज और बल्ब पर लिखा वोल्टेज दोनों समान हो तो जितना शक्ति बल्ब पर लिखा होगा वही बल्ब के द्वारा प्रदान की गई शक्ति या सप्लाई वोल्टेज के द्वारा प्रदान की गई शक्ति होगा। बहुत सारे बल्ब समांतर क्रम से जुड़े हों तो जिस बल्ब की शक्ति अधिक होती है वह बल्ब अधिक रोशनी देती है तथा अधिक ऊष्मा भी प्रदान करती है। फ्यूज होने की संभावना भी अधिक शक्ति वाले बल्ब की होती है। बहुत सारे बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो जिस बल्ब की शक्ति कम होगी वह बल्ब अधिक रोशनी तथा अधिक ऊष्मा प्रदान करती है तथा फ्यूज होने की संभावना भी कम शक्ति वाले बल्ब की ही होती है। देखिए 220 वोल्ट 100 वाट, 220 वोल्ट 50 वाट, 220 वोल्ट 25 वाट, ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इसे 220 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ दिया जाता है। P1 भी P2 भी सेम, Vs बराबर भी Is। जब दो बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़ा हो और दोनों बल्ब का वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो तो सप्लाई के द्वारा प्रदान की गई कुल शक्ति P बराबर P1 P2 बटा के P1 प्लस P2। P1 पहले बल्ब की शक्ति, P2 दूसरे बल्ब की शक्ति। श्रेणी क्रम में शक्ति का मान घट जाता है। डेल्टा से स्टार में परिवर्तन। डेल्टा एवं स्टार कनेक्शन एक दूसरे के समतुल्य होते हैं, इन्हें आसानी से बदला जा सकता है। देखिए डेल्टा ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, आर ए बी, आर बी सी, आर सी है। इसको देखिए स्टार में कन्वर्ट करें, बीच में लाइनिंग खींचते हैं। यह देखिए आर ए, आर सी, आर बी। देखिए इसको जब बाहर निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा
ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, आर ए, आर बी, आर सी। डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करने पर आर ए बराबर आर ए बी गुणे के आर सी बटा के आर ए बी प्लस आर सी बी प्लस आर सी ए। आर बी बराबर आर ए बी इंटू आर बी सी बटा के आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी। आर सी बराबर आर बी सी आर सी ए बटा के आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ध्यान दीजिए जो आर ई वाले दो ठो जो हैं उन दोनों का गुणा हो रहा है अंश के रूप में। जैसे ऐसे था तो इन दोनों का गुणा हो रहा है। इसका मान निकालने के लिए स्टार से डेल्टा में परिवर्तन। देखिए ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, आर ए, आर बी, आर सी। इसके लिए देखिए सबसे पहले इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं। फिर देखिए इस प्रकार बनता है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, आर ए बी, आर बी सी, आर सी। आर ए बी बराबर आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए आर बी बटा के आर सी। आर बी सी बराबर आर बी प्लस आर सी प्लस आर बी आर सी बटा के आर ए। आर सी बराबर आर सी प्लस आर ए प्लस आर सी आर ए बटा के आर बी। देखिए इसमें यदि इस तरह होता है स्टार वाला तो ए वाला दोनों का गुणा करके नीचे तीसरे वाला से भाग लगाकर दोनों में जोड़ते हैं। स्टार या डेल्टा में जब सभी प्रतिरोधों का मान समान हो तब स्टार डेल्टा में निम्न संबंध होता है। देखिए डेल्टा का रेजिस्टेंस बराबर 3 गुणे के स्टार का रेजिस्टेंस। स्टार का रेजिस्टेंस बराबर डेल्टा का रेजिस्टेंस बटा के 3। स्टार में प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध 3 ओम प्रतिरोध है तो डेल्टा में प्रतिरोध क्या होगा 3 गुणे के 3 यानी 9 ओम हो जाएगा। सवाल वोल्टेज डिवीजन मेथड। यहाँ पे वोल्टेज भी है, यहाँ पे R1 R2 इसके क्रॉस वोल्टेज को बांट देंगे R1 और R2 के संबंध रेशियो में। इसी को वोल्टेज डिवीजन मेथड बोला जाता है। अब देखिए करंट डिवीजन मेथड। करंट डिवीजन मेथड जो करंट है उसको देखिए R1 और R2 जो रेजिस्टेंस है इन्हीं के रेशियो में बांट देंगे तो इसे करंट डिवीजन मेथड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऊर्जान्वित बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यह कई वैद्युतिक अवयवों के परस्पर संपर्क से बनता है। देखिए R1 R2 R4 R2 I1 I2 करंट। मुख्यतः विद्युत परिपथ दो प्रकार के अवयव एलिमेंट होते हैं में एक्टिव एलिमेंट वह परिपथ को ऊर्जा एनर्जी प्रदान करता है। उदाहरण वोल्टेज स्रोत, धारा स्रोत, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर आदि। पैसिव एलिमेंट यह परिपथ का ऊर्जा प्रदान नहीं करती है, यह परिपथ में ऊर्जा की खपत होती है।
जैसे प्रतिरोध, इंडक्टर, कैपेसिटर आदि। लीनियर एलिमेंट यह ओम के नियम का पालन करती है, साथ ही भी व आई के बीच संबंध को कांस्टेंट कोफिशिएंट द्वारा व्यक्त करता है। एग्जाम्पल आर एल सी। नॉन लीनियर एलिमेंट यह ओम के नियम का पालन नहीं करता है। डायोड, ट्रांजिस्टर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। बाइलेटरल एलिमेंट ऐसे अवयव जिसमें विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे बाइलेटरल एलिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल आर एल सी। यूनिलेटरल एलिमेंट एक अवयव जिसमें विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित करने पर अवयव का क्षय हो जाता है, अर्थात एक ही दिशा में धारा का प्रवाह हो सकता है, यूनिलेटरल एलिमेंट कहते हैं। जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर। एनर्जी सोर्स ऐसे स्रोत जो परिपथ को ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे ऊर्जा स्रोत कहते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स, अनियंत्रित ऊर्जा स्रोत। यह परिपथ के अन्य पैरामीटर से स्वतंत्र होता है। यह दो प्रकार का होता है। वोल्टेज स्रोत। देखिए, डीसी में वोल्टेज सोर्स, एसी में वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। डीसी में करंट सोर्स, एसी में करंट सोर्स। देखिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स। देखिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स इसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। देखिए, आइडियल करंट सोर्स इसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। सप्लाई वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज के समान होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स में सप्लाई धारा, टर्मिनल धारा एक ही होती है। देखिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स का फिगर यह धारा के मान से स्वतंत्र होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स को देखिए इस प्रकार देखा जाता है। ये देखिए, सप्लाई वोल्टेज है और इसके सीरीज में एक ठो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका मान शून्य होगा। और देखिए, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे Vs का मान Vt के बराबर है। अब देखिए, आइडियल आदर्श स्रोत, धारा स्रोत, यह वोल्टेज के मान से स्वतंत्र होता है। मतलब कि यदि आइडियल करंट सोर्स बनाना हो तो एक ठो IS सप्लाई करंट है, उसके समांतर में एक ठो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r बनाते हैं जिसका मान अनंत होता है। देखिए, यानी कि इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। मतलब कि जो यहाँ पे सप्लाई करंट है वही, देखिए जो लोड के क्रॉस IL करंट है वही मिल रहा है। इसमें देखिए, जो वोल्टेज सोर्स होता है इसमें G का मान इनफाइनाइट होता है। देखिए, जो करंट सोर्स होता है उसमें G कंडक्टेंस का मान शून्य होता है। प्रैक्टिकल वोल्टेज स्रोत, जब वोल्टेज सोर्स के साथ कम मान का प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा होता है तो इसे ही प्रैक्टिकल वोल्टेज स्रोत कहते हैं। देखिए, सप्लाई वोल्टेज Vs प्लस माइनस। प्रैक्टिकल, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है स्मॉल r। देखिए, टर्मिनल वोल्टेज, लोड करंट, लोड RL लोड रेजिस्टेंस स्मॉल r, आंतरिक प्रतिरोध IL, लोड करंट Vt, टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो सप्लाई वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा है। यहाँ पे स्मॉल r का मान शून्य नहीं होगा।
लोड रेजिस्टेंस RL के परितः जो वोल्टेज होता है उसे टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में टर्मिनल वोल्टेज VT का मान हमेशा सप्लाई वोल्टेज से कम होता है। प्रैक्टिकल करंट सोर्स, देखिए करंट स्रोत, इसके समांतर में देखिए एक तो छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस का मान इनफाइनाइट नहीं होगा, कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा और कुछ न कुछ सप्लाई करंट का मान इससे भी होकर जाएगा। तो देखिए लोड के क्रॉस जाने वाली करंट IS से कम होगी। धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध हमेशा समांतर में जुड़ा रहता है। प्रैक्टिकल धारा स्रोत में लोड करंट का मान सोर्स करंट से हमेशा कम होता है। करंट स्रोत में सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध का मान उच्च होता है, लेकिन कुछ धारा का प्रवाह होता है। डिपेंडेंट सोर्स, ऐसा ऊर्जा स्रोत जिसका मान परिपथ के अन्य स्रोत V व I पर निर्भर करता है, उसे कंट्रोल्ड सोर्स कहते हैं। जैसे देखिए वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, जैसे में ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो देखिए धारा नियंत्रित वोल्टेज सोर्स, जैसे कि एम्पलीफायर। देखिए यहाँ पे बाहर धारा है और देखिए धारा नियंत्रित धारा स्रोत, बाहर भी धारा अंदर भी धारा। जैसे BJT वोल्टेज नियंत्रित धारा स्रोत, बाहर वोल्टेज अंदर धारा। जैसे कि मॉसफेट ओपन सर्किट AB, इसके क्रॉस IS का मान 0 BS। जब दो टर्मिनलों के बीच कोई सीधा संपर्क न हो तो उसे खुला परिपथ कहते हैं। खुला परिपथ AB के परितः वोल्टेज वही होता है जो सप्लाई वोल्टेज होता है। ओपन सर्किट वोल्टेज बराबर होता है सप्लाई वोल्टेज की। ओपन सर्किट में VT बराबर VS, करंट I बराबर 0, रेजिस्टेंस R बराबर इनफाइनाइट। शॉर्ट सर्किट, देखिए नेटवर्क थिक वायर, प्रतिरोध R का मान 0 होता है, धारा का मान बहुत अधिक होता है। ISC बराबर इनफाइनाइट, वोल्टेज का मान 0 होता है, V बराबर 0। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का खतरा ज़्यादा बना रहता है।